हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी का एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन लाइक एचपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीएचएससी, सीजीपीएससी, एसएसबी उड़ीसा ये सब आने वाला है। तो उसके लिए हम यूट्यूब पे नए क्वेश्चन सीरीज लेके आएंगे। अब आज पहला दिन है, ऐसे करके हम लगभग ट्राई करेंगे कि डेली 20 से 30 25 क्वेश्चन करा सकें आपको। तो यहाँ पे फुल सिलेबस से क्वेश्चन लेके आएंगे और डेली सॉल्व कराएंगे। और ये जो पीडीएफ मैं लेके आऊँगा यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा, इसको टिक करके दे दिया जाएगा जो लोग हमारे कोर्स में ज्वाइन है। तो हमारा कोर्स भी चलता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, एमएससी एंट्रेंस के लिए। लाइक अगर आप एचपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इससे आपका स्क्रीनिंग का भी तैयारी हो जाएगा। और ये लेक्चर्स पढ़ के, कंटेंट पढ़ के आप जो डिस्क्रिप्टिव वाला है उसका भी तैयारी कर सकते हैं। और जो भी एग्जाम है जैसे सीजीपीएससी है, यूपीएचएससी, एसएसबी, सीईटी, सीपीईटी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लगभग 80 लोग अभी ज्वाइन कर चुके हैं। ये हमारा न्यू बैच चल रहा है। ठीक है, पीछे के सारे लेक्चर मिल जाएंगे, सब कुछ अवेलेबल है। तो चलो हम क्वेश्चन देख लेते हैं ना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। एक एक करके देखते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी के सामने है कि लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज। तो पहले इसका मतलब क्या समझते हो? देखो, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज का मतलब है ना, जैसे जो राइबोसोम पे प्रोटीन बनता है ना, तो वो अलग अलग सेल ऑर्गेनेल के अंदर जाता है, तो वहां पे वो जाके अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। तो किसी कारणवश लाइसोसोम के अंदर जो प्रोटीन है मैनो सिक्स फास जो देखो, लाइसोसोम के अंदर जो प्रोटीन जाता है ना, तो उस प्रोटीन पे सीक्वेंस होता है मैनो सिक्स फास्फेट। तो ये वाला प्रोटीन ना किसी वजह से लाइसोसोम के अंदर नहीं जा पाता। तो लाइसोसोम के अंदर प्रोटीन नहीं गया तो उसकी वजह से एक डिजीज होता है जिसको हम बोलते हैं गाउचर डिजीज। इसका क्या होगा? गाउचर डिजीज। सिस्टिस फाइब्रोसिस तो आपका ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। अगला देखो, मैच द फॉलोइंग करके है, मतलब आपको इनकरेक्ट मैच चूज करना है, मैच नहीं करना है। तो देखो, प्री ये आप पढ़ोगे जेनेटिक्स, तो जेनेटिक्स के अंदर आता है और हमने क्लास में पढ़ाया हुआ भी है। अभी कोर्स में आओगे तो जेनेटिक्स पढ़ाया भी जाएगा। तो प्री फॉर्मेशन थ्योरी स्वावंडर ने बताया था, कहा था भैया जो मैन का स्पर्म रहता है ना, उस पे एक होमनकुलस या इंसान रहता है, वो सिर्फ जाके फीमेल के बॉडी के अंदर डेवलप हो जाता है। बोनेट कह रहे थे भैया देखो, एक के अंदर मैन होता है, स्पर्म सिर्फ उसे एक्टिवेट कर देता है। तो प्री फॉर्मेशन थ्योरी तो ये सही था। जर्म प्लाज थ्योरी विजमान दिए थे उन्होंने, 21 पीढ़ी तक चूहों का पूंछ कैसे काटा था, क्या एक्सपेरिमेंट किया था, ये सब आप पढ़े होंगे। थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस के बारे में डार्विन ने बताया था, कहे थे कि भैया हर मतलब रिप्रोडक्टिव जो आर्गन होते हैं वहां से ऐसे कुछ मालिक्यूल सिक्रीट होते हैं जो रिप्रोडक्टिव आर्गन के पास मतलब जाते हैं, एक्युमुलेट होते हैं, तो उससे बच्चा बन जाता है। ये भी सही है। इपीजेनेसिस थ्योरी सट्टन एंड बावेरी ने नहीं दिया था, उल्फ ने दिया था। सट्टन एंड बावेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, यानी कि ये गलत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी राइट आंसर हो जाएगा। हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम का एजम्पशन क्या है? तो ये भी आप इवोल्यूशन के अंदर पढ़ते हो, जेनेटिक्स के अंदर पढ़ते हो। तो हार्डी वीनबर्ग पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, तो वहाँ पे पी प्लस क्यू प्लस 2p को ये सब वैल्यू निकालना रहता है। तो हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम में पॉपुलेशन कब रहेगा? जब वो लार्ज पॉपुलेशन साइज रहेगा। रैंडम मैटिंग वहां पे होगा, कोई भी नेचुरल सिलेक्शन नहीं होगा, कोई भी अंदर बाहर ऑर्गेनिज्म नहीं आएगा जाएगा, और कोई भी म्यूटेशन नहीं होगा। तो उसे हम कहेंगे कि ये हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमारा बी वाला है, स्मॉल नहीं लार्ज ही पॉपुलेशन होता है। टी आर एन ए जो होता है उसमें डी आर्म किसके आधार पे? देखो, टी आर एन ए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब जब आप एम आर एन ए पढ़ते हो, ये मतलब आर एन ए का टाइप, एम आर एन ए, आर एन ए, टी आर एन ए, तो इसको हम एडाप्टर आर एन ए, सालुबल आर एन ए बोलते हैं। तो होले ने जो क्लोवर लीफ मॉडल दिया था ना, जानते हो ना, तो वहाँ पे डी आर्म होता है, टी साइज सी डी एच यू। तो यही डी एच यू जो आर्म होता है, तो वहाँ पे डाई हाइड्रो यूरोडीन मिलता है, इसको इसलिए बोलते हैं। देखो, जो असेप्टर आर्म होता है वो 3 प्राइम साइड पे होता है, वहाँ पे सीसीए सीक्वेंस होता है। ठीक है, ये सब जानते हो ना। क्राई डू चैट सिंड्रोम, देखो जब आप जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ते हो तो वहाँ पे अलग अलग क्रोमोसोम पे ट्राइसोमी, मोनोसोमी होने की वजह से अलग अलग डिजीज या अलग अलग कंडीशन पैदा होते हैं। तो यहाँ पे आपसे क्राई डू चैट पूछ रहा है, तो इसमें क्या होता है? ये शार्ट आर्म में जो फिफ्थ क्रोमोसोम का शार्ट आर्म होता है, जिसको हम पी आर्म बोलते हैं, वो डिलीट होता है। पी आर्म का मतलब होता है पेटाइट, और पेटाइट का मतलब होता है छोटा। ठीक है, इसमें क्या होता है? क्राई डू चैट सिंड्रोम जिन बच्चों को हो जाता है ना, जब वो रोते हैं ना, बिल्ली की तरह आवाज आता है, मियाओ मियाओ करके ना,
21 क्रोमोसोम पे ट्राइसोमी होता है तो डाउन सिंड्रोम होता है, 18 पे होता है तो क्या होता है, एडवर्स सिंड्रोम होता है। समझ गए? तो ये सब आप जानते हैं। चलो आगे चलते हैं ना। मोनोसोमी से क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम होता है। अगला क्वेश्चन है द एंजाइम दैट रीअरेंज द एटम विद इन मॉलिक्यूलर कार्ड। तो देखो आईयूबी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री था, उन्होंने 6 भागों में एंजाइम को बांट दिया था। जैसे यहाँ पे ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, काइनेज, आइसोमरेज दिया है, 2 नहीं दिया है। जैसे एक है ऑक्सीडो रिडक्टेज और एक है लाइगेज और लाइएज। तो ये ही 6 भागों में, ठीक है। ट्रांसफरेज और काइनेज, एक काइनेज नहीं था, ट्रांसफरेज में ही आ जाता है काइनेज वाला भी। तो जो मालिकुलर रीअरेंजमेंट कराता है तो वो आइसोमरेज होता है। अगला है जैसे एंजाइम इनहिबिशन से क्वेश्चन है, आप पढ़ोगे बढ़िया से, कम्पिटेटिव, नॉन कम्पिटेटिव, मिक्स वाला, इरिवर्सिबल वाला। तो देखो के एम वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा और बी मैक्स रिमेन अनचेंज रहेगा, तो ये कहेंगे हम कम्पिटेटिव इनहिबिशन। यहाँ पे क्या होता है, जो आपके इनहिबिटर होते हैं ना, उसका ना क्या होता है, अफिनिटी होता है, एक्टिव साइड, वो एकदम सबस्ट्रेट की तरह ही दिखते हैं, वो जाके एक्टिव साइड से बाइंड हो जाते हैं। तो मैक्सिमम वेलोसिटी का आधा रेट प्राप्त करने के लिए भैया आपको ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा के एम वैल्यू आता है, तो ये कम्पिटेटिव। आपने मेलोनेट का एग्जाम्पल सुना होगा, क्रेप साइकिल वाला। अमेज टेस्ट क्या है, तो अमेज टेस्ट भी बढ़िया चीज़ है भैया। इससे आप कोई भी केमिकल है ना, तो उस केमिकल के बारे में पता लगा सकते हो कि इसका म्यूटाजेनिक पोटेंशियल कितना है, ये कितना तेजी से म्यूटेशन कॉज कर सकता है। तो अमेज टेस्ट करवाने के लिए एक बैक्टीरिया का यूज किया गया था, साल्मोनेला टाइफीमेरियम। ठीक है, अमेज टेस्ट से हम यही पता लगाते हैं कि किसके पास कितना पोटेंशियल है म्यूटेशन कॉज करने का। कॉमन लेसन फाउंड इन द डीएनए आफ्टर एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन। तो जब डीएनए को आप यूवी रेडिएशन के सामने रख दोगे ना, लैब वैब में एक्सपेरिमेंट किए तो वहां पे थाइमिडीन डाइमर, प्यूरिन डाइम, थाइमिडीन डाइमर, थाइमिन डाइमर बन जाता है ना। थाइमिन डाइमर या पायरिमिडीन डाइमर इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पायरिमिडीन डाइमर या थाइमिन डाइमर। प्यूरिन पायरिमिडीन पढ़े हो ना, एजी कट, एडेनिन ग्वानिन प्यूरिन, सी यू टी, साइटोसिन यूरेसिल थाइमिन पायरिमिडीन। ठीक है। विच मोड ऑफ इनहेरिटेंस बेस्ड डिस्क्राइब द ट्रांसमिशन ऑफ लेबर्स ऑप्टिक न्यूरोपैथी, लेऑन डिजीज। तो भैया ये है आपका मैटरनल इनहेरिटेंस। एक्चुअली में क्या होता है ना, देखो माइटोकांड्रिया का जो जीन होता है, माइटोकांड्रिया के अंदर डीएनए होता है, माइटोकांड्रिया के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। तो माइटोकांड्रियल डीएनए में म्यूटेशन होने की वजह से ना लेबर्स ऑप्टिक न्यूरोपैथी हो जाता है, इससे आंखों की रोशनी कम हो जाती है। तो ये एक तरह का मैटरनल इनहेरिटेंस है। तो ये सब पढ़ोगे आप, सेल बायोलॉजी के अंदर भी पढ़ाया जाता है, जेनेटिक्स के अंदर भी पढ़ाया जाता है। अगला है विच टेक्निक इज यूज टू सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट ऑन द बेसिस ऑफ साइज इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो आप देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करते हो, तो जब डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर देते हो, ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करा लेते हो, तो क्या करना होता है, आपको डिजायर जीन को पकड़ के अलग करना होता है। तो उसको क्या कराते हो, उसके लिए हम कराते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं उससे। पॉलीमरेज से तो हम नंबर डीएनए का बढ़ाते हैं, साउदर्न ब्लॉटिंग से डीएनए को हम नाइट्रोसेलुलोस मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर कराते हैं, ब्लॉटिंग कराते हैं। ठीक है, नादन से क्या कराते हैं, आरएनए का कराते हैं, नादन से आरएनए का ही कराते हैं ना, नार्थ, हाँ आरएनए। अगला क्वेश्चन है द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरियोटाइप ऑफ स्पीसीज इज नोन एज। तो देखो इंसानों के अंदर 23 पेयर जो होते हैं क्रोमोसोम होते हैं ना, तो इसको सबसे छोटा से लेके ऐसे छोटा सोचा रखते, लास्ट में बड़ा रखते, नहीं पहले सबसे बड़ा होता है, बड़ा वाला क्रोमोसोम पहले होता है, फिर छोटा छोटा ऐसे अरेंज करते हैं, ऐसे डिक्रीजिंग आर्डर में। तो उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो होता है, फोटोकॉपी निकालते हैं ना, उसको हम ईडियोग्राम बोलते हैं, क्लेडोग्राम नहीं बोलते भाई, ईडियोग्राम। व्हाट इज द टर्म यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल। तो कोई भी मान लो आपने प्लाज्मिड बना दिया है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया, आपको अब इस क्रियाकोलाई के अंदर उसको फिर से डालना है, तो उसको क्या कराते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, इलेक्ट्रोफ्यूजन कराते हैं, या कैल्शियम का यूज करते हैं। तो उसको बोलते हैं, जब डीएनए चला जाता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन, नॉन ट्रांसफॉर्मेशन को पहचानने के लिए हम सिलेक्टेबल मार्कर का यूज करते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का आपको पता है ना। ट्रांसडक्शन क्या है, जब जीन का मतलब बैक्टीरिया का जब होता है जीन, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होता है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफेज, तो बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है इकोलॉजी से, बर्ड एंड मैमल अटेन ग्रेटर बॉडी साइज इन कोल्ड रीजन
देन इन वार्म एरिया रेफर टू। तो देखो जो ठंडे जगह पे होते हैं, जैसे वो सब सुने हो ना आपने बियर वेयर के बारे में, पोलर बियर हो गए ये सब करके। तो जो ठंडे जगह पे एनिमल रहते हैं ना, उनके कान हो गए, टेल हो गए, वो सब छोटे छोटे होते हैं। और जो गर्म जगह पे रहते हैं इधर, तो उसमें क्या होता है, उनमें, अच्छा सॉरी, ये जो कान वान एक्सट्रेमिटीज वाला है ना, वो एलियन रूल है। बॉडी साइज मतलब कि जो ठंडे जगह पे रहेंगे वो बड़े बड़े रहेंगे, बॉडी साइज उनका बड़ा रहेगा, जो गर्म जगह पे रहेंगे छोटे छोटे रहेंगे, बरगमान। अगर एक्सट्रेमिटीज की बात करें, जैसे कान वान पूछ ऊछ, तो जो ठंडे जगह पे रहते हैं उसका छोटा छोटा रहता है, और जो गर्म जगह पे रहते हैं उनका पूछ पूछ नाक ये सब बड़े बड़े रहते हैं, तो एलियन रूल होता है ना। द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व वाज इवॉल्व बाय, तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है इन सिटू कंजर्वेशन का टाइप है, जहाँ पे अलग अलग जोन होते हैं, ट्रांजिशन जोन होता है, फिर कोर जोन होता है, कोर जोन में जाने से मनाही होता है। तो यूनेस्को ने लॉन्च किया था मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, मैब ने। इंडोस्पर्म कहाँ पे अपस्ट्रीम होता है, तो इंडोस्पर्म के बारे में आप जानते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन जब एंजियोस्पर्म में होता है तो डिप्लॉयड टिश्यू बनता है, जिसे एंडोस्पर्म बोलते हैं। और यही इंडोस्पर्म अगर हम जिम्नोस्पर्म के अंदर देखेंगे तो वो प्री फर्टिलाइजेशन टिश्यू से मेगा स्पोर के डायरेक्ट जर्मिनेशन से बनता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हैप्लॉयड रहता है। तो इंडोस्पर्म कहाँ कहाँ नहीं बनता, तो आप याद कर लेना, आर्किडेसी, ट्रैपेसी और पोडोस्टमेसी, ओटीपी। तो यहाँ पे आर्किडेसी दिया है तो आर्किडेसी होगा एग्जाम आंसर। आर्किडेसी के साथ साथ ट्रैपेसी में, पोडोस्टिमेसी में इंडोस्पर्म नहीं बनता है। अब देखो ये भी, आप जब एनाटॉमी पढ़ते हो तो आपको कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल पढ़ाया जाता है, और कंसेंट्रिक के अंदर एम्फीक्राइबल, एम्फी वेसल पढ़ाया जाता है। एम्फीक्राइबल को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोसेंट्रिक बोलते हैं, और एम्फी वेसल को लेप्टोसेंट्रिक बोलते हैं। तो ड्रेसिना में जो होता है एम्फी वेसल पाया जाता है। एम्फी वेसल का मतलब क्या होता है, फ्लोयम को क्या होता है, जाइलम टोटली सराउंड कर लेता है, यानी फ्लोयम इज सराउंडेड बाय जाइलम, या जाइलम इज सराउंडेड टू फ्लोयम इज कॉल्ड एम्फी वेसल। अगर यही फ्लोयम जाइलम को घेर ले तो एम्फीक्राइबल कहेंगे, और ये एम्फीक्राइबल फर्न के केस में मिलेगा। देखो हम यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहे हैं ना आपको, जैसे ये हम थोड़ा थोड़ा बता भी रहे हैं साथ में थ्योरी। तो आप अगर अच्छे से पूरा थ्योरी पढ़ना चाहते हो किसी भी एग्जाम के लिए, देखो आप कहोगे सर एचपीएससी तो आने वाला है, सीजीपीएससी तो आने वाला है, अरे तो क्या क्या दिक्कत है, आने वाला, आगे भी आपको पढ़ना है, एग्जाम देना है, तो ज्वाइन कर लो कोर्स। 1 साल की वैलिडिटी रहेगी कोर्स की, सब कुछ हम दे देते हैं, कंटेंट वंटेंट, ठीक है। देखो अब बाई कोलेटरल है, तो बाई कोलेटरल वेस्कुलर बंडल जाइलम इज सैंडविचेज बिटवीन फ्लोयम, मतलब दोनों साइड से फ्लोयम रहेगा। तो ये बाई कोलेटरल वेस्कुलर बंडल आपका कहाँ पे मिलेगा, कुकुरबिटेसी में मिलेगा, एपोसाइनेसी में मिलेगा, और कहाँ मिलेगा, अ, इसके साथ साथ आपको मिल सकता है ये कानवनवुलेसी में। गॉट इट। नेशनल पार्क किसका एग्जाम्पल है, तो जब आप कंजर्वेशन बायोलॉजी पढ़ते हो तो इन सिटू कंजर्वेशन और इक सिटू करते हो, तो नेशनल पार्क किसका एग्जाम्पल है, इन सिटू का है। इक सिटू में क्या आ गया, बॉटनिकल गार्डन आ गया, सीड बैंक, जीन बैंक, ये सब आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रोटोनेमा इज फाउंड इन, जब आप ब्रायोफाइटा पढ़ते हो ना, तो ब्रायोफाइटा में जो हायर ब्रायोफाइट होते हैं, ब्रायोप्सिडा के मेंबर, वहां पे एक इंटरमीडिएट स्टेज पाया जाता है जिसको हम प्रोटोनेमा बोलते हैं। तो प्रोटोनेमा नेवर फाउंड इन हिपैटिकोप्सिडा एंड एंथोसिरोसिडा। तो ये दोनों देखो हिपैटिकोप्सिडा के, ये इसमें नहीं रहेगा। प्रोटोनेमा यानी ब्रायोप्सिडा के मेंबर फ्यूनेरिया में पाया जाएगा। विच प्रोसेस ऑफ डीएनए ट्रांसफर इन बैक्टीरिया रिक्वायर ए वायरस, तो हमने बताया ट्रांसडक्शन में होता है ये, जिंडर एंड लिडरबर्ग ने खोजा था। ट्रांसफॉर्मेशन जो है देखो ग्रिफिथ ने बताया था 1928 में, इन्होंने स्ट्रेप्टोकाकस न्यूमोनी ये सब का यूज किया था, ठीक है। कंजुगेशन है, लीडरबर्ग एंड टैटम ने बताया था। इंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म कैसा होता है, तो ये हैप्लॉयड होता है, हमने बताया था हैप्लॉयड होता है। देखो एंजियोस्पर्म एक है ओइनोथेरा, ओइनोथेरा एंजियोस्पर्म है जिसके ऊपर म्यूटेशन थ्योरी किया गया था ह्यूगो डिवीज के द्वारा, तो इसमें डिप्लॉयड एंडोस्पर्म होता है। क्या होता है, डिप्लॉयड एंडोस्पर्म होता है ना। द नंबर ऑफ नेक कैनाल सेल प्रेजेंट इन आर्चिगोनियम ऑफ साइकस, तो भैया नेक कैनाल सेल का भी बड़ा बढ़िया चीज है। नेक कैनाल सेल देखोगे ना, तो ब्रायोफाइटा में लगभग ये 6 होता है, ब्रायोफाइटा में ये 6 होता है, ठीक है। और टेरिडोफाइटा में ये क्या होता है, टेरिडोफाइटा में ये डीजेनरेट होकर 1 बचता है, और जिम्नोस्पर्म में एकदम खत्म हो जाता है, 0 होता है। द ड्वार्फ फ्रूट ऑफ पाइनस वैलीचियाना, तो पाइनस का देखो आप अलग अलग स्पीसीज पढ़ोगे, जैसे पाइनस मोनोफाइला में मोनोफोलियर रहेगा, पाइनस जियार्डियाना, पाइनस राक्सबर्गी में ट्राइफोलियर रहेगा, पाइनस वैलीचियाना और पाइनस एक्सक्लिक्सा देखोगे तो उसमें पेंटाफोलियर इस पर दिखेगा, ठीक है भाई, ये सब याद करना पड़ेगा।
अब स्पीसीज दैट अकर इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन सेपरेटेड बाय स्पेशियल बैरियर, तो ये देखो जहाँ पे जियोग्राफिकल बैरियर आता है ऐसे स्पीसीज को हम एलोपैट्रिक बोलते हैं, एलोपैट्रिक स्पीसीज बोलते हैं। व्हाट इज द एज ऑफ हायर जिम्नोस्पर्म, तो हायर जिम्नोस्पर्म देखो ना डायनासोर के साथ रहते थे, मीजोजोइक इरा में ये सब रहते थे। द स्टोरेज ऑफ एनर्जी एट कंज्यूमर लेवल, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब देखो कोई प्लांट होता है फोटोसिंथेसिस करता है तो वो जो भी खाना बनाता है उसको बोलते हैं ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब जो वो प्लांट खाना बना रहा है सारा खाना तो स्टोरेज करेगा नहीं, वो क्या करेगा, वो कुछ अपना यूटिलाइज करेगा रेस्पायरेशन में, तो ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से रेस्पायरेशन घटा दोगे आ जाएगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। फिर वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को कोई जैसे बकरी खाएगा, कोई रैबिट खाएगा, तो बकरी और रैबिट अपने बॉडी के अंदर फ्लेश बनाएगा, तो उस फ्लेश को हम बोलेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। गॉट इट। तो इस तरीके से देखो आज हमने क्वेश्चन किया है भाई, तो ऐसे आप कमेंट कर देना कि इसको कंटिन्यू करना है कि नहीं, तो ये डिपेंड करेगा आपके लाइक और कमेंट्स के ऊपर। लाइक अगर इस वीडियो पे आते हैं लगभग 50+, देखो 50+ लाइक हम टारगेट रखेंगे, अगर 50+ लाइक आएगा तो हम अगला वीडियो तुरंत अपलोड करेंगे। और ये जो इसका पीडीएफ है जो हमारे कोर्स में इनरोल है उनको इस वीडियो पे 300 व्यू पार होने पे इसका पीडीएफ दे दिया जाएगा। गॉट इट। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।